क्या हो अगर इस दुनिया में आवाज ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ये है साइलेंट जोन, जहां बोलना तो दूर, सांस लेना भी खतरनाक हो सकता है। आप देख रहे हैं अवीरी के वीडियोस, जहां हम फिल्मों को सीन दर सीन आपके लिए आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम आपको साइलेंट जोन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खामोशी ही जिंदा रहने का रास्ता है। तो आइए इस सस्पेंस भरी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं साइलेंट जोन की पूरी कहानी। टीवी पर एक आपातकालीन प्रसारण एक नए वायरस के अस्तित्व की घोषणा करता है, जो एक हवाई अड्डे पर दिखाई दिया है। संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं और जल्द ही हवाई अड्डा आग की लपटों में घिर जाता है। 2 महीने बाद यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और एक वैश्विक महामारी बन चुका है। यह लोगों को ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल देता है, जिन्हें फेरल्स कहा जाता है, और वे उग्र जानवरों की तरह दिखते हैं। सरकार क्वारंटीन स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन कई नागरिक इसका विरोध करते हैं और फेरल्स के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ये कहते हुए कि वे भी इंसान हैं। सेना को सड़कों पर उतरकर नागरिकों को घर भेजने के लिए लड़ना पड़ता है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है। एक दिन दोपहर में सभी टीवी चैनल्स का सिग्नल चला जाता है। एबिगेल और उसका भाई अपने पायलट पिता का फोन उठाते हैं, जो बताते हैं कि वे लोगों की मदद करने में व्यस्त है और आश्वासन देते हैं कि वे अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहेंगे। तभी वे ऊपर से एक अजीब आवाज सुनते हैं, जिससे पूरा परिवार घबराकर घर से बाहर भागता है। जब वे कार में बैठने वाले होते हैं, तभी एक फेरल उन पर हमला कर देता है और उनकी माँ को मार डालता है। एबिगेल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और देखती है कि फेरल उसके भाई पर भी हमला कर देता है। तभी पास में पुलिस की सायरन बजती है, जिससे फेरल भाग जाता है। इसके बाद एबिगेल अपने भाई की आवाज सुनती है, लेकिन उनकी माँ फेरल में बदल जाती है और उसे मार डालती है। एबिगेल के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी कैसिस उसे गोली मार देता है और एबिगेल उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। उसका भाई भी बदलने लगता है, इसलिए कैसिस एबिगेल को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और उसे भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक अवस्था में है। बहुत कम इंसान बचे हैं और प्रकृति ने शहरों को अपने कब्जे में ले लिया है। जंगल में अब एक बड़ी हो चुकी एबिगेल और कैसिस शिकार कर रहे हैं। यह साफ है कि कैसिस ने एबिगेल को अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि वह एक तीर से सटीक निशाना लगाकर एक हिरण को मार देती है। हालांकि कैसिस उसे जल्दबाजी करने के लिए डांटते हैं और धैर्य रखने को कहते हैं। रात को वे शिविर में रुकते हैं और कैसिस सुनिश्चित करते हैं कि सभी ट्रिप वायर ठीक से लगे हों। कुछ घंटों बाद एक ट्रिप वायर हिलता है और कैसिस जाग जाते हैं। वह तंबू से बाहर आकर जांच करते हैं और तार में फंसे कुछ बाल पाते हैं। तभी उन्हें पास से आवाजें आती है, जिससे वह घोड़ों को शांत करने के लिए दौड़ते हैं और जैसे ही एक फेरल उन पर हमला करता है, वह तुरंत उसे गोली मार देते हैं। यह संभवतः एक स्काउट था, जिसे हॉर्ड ने भेजा। अगले कुछ दिनों तक वे यात्रा जारी रखते हैं और जब भी घोड़ों को आराम देने के लिए रुकते हैं, कैसिस एबिगेल को ट्रेनिंग देते रहते हैं। एक दिन दोपहर में वे एक कार देखते हैं और तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं। वे देखते हैं कि एक आदमी एक फेरल को गोली मार देता है, लेकिन तभी एक दूसरा फेरल उसके पीछे से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। एबिगेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे गोली उस आदमी और उसके साथ आ रहे फेरल दोनों को लग जाती है। इसके बाद एबिगेल कार के अंदर जाकर सामान खोजती है, जबकि कैसिस उस घायल आदमी को मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है और उसके जूते ले लेता है। कार में रखा एक रेडियो चालक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और एबिगेल उसे फेरल हॉर्ड के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कैसिस उसे इसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है। तभी कुछ और कारें वहां आ जाती है और बचे हुए लोगों का एक समूह हथियार लेकर उन्हें घेर लेता है। वे मरे हुए आदमी की लाश की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसे किसी इंसान ने मारा है। जब नेता उन्हें मारने की धमकी देता है, तो कैसिस और एबिगेल पास खड़े 2 लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेहोश करके उनके हथियार छीन लेते हैं। दोनों पक्षों में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। तभी एक गर्भवती महिला मैगन कार से बाहर
बाहर आकर सबको शांत करने की कोशिश करती है। उसी समय घोड़े अचानक परेशान होकर जोर जोर से आवाजें करने लगते हैं और फेरल्स का एक झुंड चारों ओर से आ जाता है। सभी तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फेरल्स को मार सके और उन्हें खुद से दूर रख सके, लेकिन वह बहुत ज्यादा है इसलिए वे अब भी नजदीक आने में सफल हो जाते हैं। कैसिस और एबिगेल को अपने चाकू निकालने पड़ते हैं और वे फेरल से हाथों हाथ लड़ने लगते हैं। हालांकि अन्य बचे लोग केवल बंदूकों का इस्तेमाल करने में अच्छे होते हैं, इसलिए फेरल्स उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। एक जीवित बचा व्यक्ति फेरल द्वारा काट लिया जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती है, जिससे वह खुद फेरल में बदल जाता है। मैगन का पति डेविड भी एक फेरल के हमले का शिकार होता है, लेकिन वह किसी तरह उसे लात मारकर खुद से दूर कर देता है। एबिगेल उनकी मदद करके उन्हें कार में बिठाती है और कैसिस कुछ और प्राणियों को मारने के बाद उनके साथ कार में शामिल हो जाता है। जैसे ही वे कार चलाकर वहाँ से भागते हैं, एक फेरल कार की छत पर चढ़ जाता है। कैसिस अचानक कार रोक देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और एबिगेल जल्दी से अपना सामान उठा लेती है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से वहाँ भाग सके। बड़ा फेरल देखता है कि उसकी साथी को मार दिया गया है और गुस्से में जोर से दहाड़ता है। जब वे सड़क पर होते हैं, एबिगेल उनके पास बची गोलियों की जांच करती है और पाती है कि उनका ज्यादातर सामान खो चुका है। मैगन बताती है कि वे एक नदी के किनारे स्थित कॉलोनी की ओर जा रहे थे और वह 35वें हफ्ते की गर्भवती है। हालांकि एबिगेल और कैसिस को कॉलोनियों की खोज करना बेकार लगता है, लेकिन वे पहले ही कई कॉलोनियों को तबाह होते हुए देख चुके हैं। तभी कार अचानक रुक जाती है और समूह को पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है, इसलिए वे पैदल चलने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद वे एक खाली शहर में पहुंचते हैं। वहां रात बिताने का निश्चय करते हैं। वे एक इमारत की तलाशी लेते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई फेरल न हो, और फिर शिविर बनाते हैं। दंपति बताते हैं कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी, इसलिए उन्हें पता है कि वहां पर्याप्त सामान और डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन वहां तक पहुंचने में एक हफ्ते का समय लगेगा, जिसका मतलब है कि जोखिम बहुत अधिक है। इसके जवाब में एबिगेल बताती है कि वह और कैसिस पश्चिमी तट तक जाने और किसी द्वीप पर नाव से भागने की योजना बना रहे हैं। कैसिस बाहर ट्रिप वायरस लगाकर सुरक्षा निश्चित करने के बाद एक नक्शा निकालते हैं और दंपति को कॉलोनी तक पहुंचने के लिए सही रास्ता बताते हैं। हालांकि उनके साथ जाने से साफ इनकार कर देते हैं, यह कहते हुए कि हॉर्ड बदला लेने के लिए वापस आएगा। एबिगेल कैसिस से अकेले में बात करती है और जोर देकर कहती है कि उन्हें इस जोड़े की मदद करनी चाहिए और शायद यह कॉलोनी अलग साबित हो। दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन कैसिस फिर भी उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। इस बीच कैसिस और डेविड को नींद नहीं आती, इसलिए कैसिस डेविड को अपनी जेब में छुपाई गई एक गोली दिखाते हैं, जिससे वह अपने लिए बचाकर रखते हैं। डेविड के पास सिर्फ एक सिगरेट और मौज खाया टखना होता है। वे आपस में बातचीत करते हैं और धीरे धीरे एक दोस्ती बना लेते हैं। इसी कारण कैसिस आखिरकार दंपति की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह एबिगेल को नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। तभी एक फेरल अचानक उस पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक गिरा देता है, लेकिन एबिगेल तेजी से मोर्चे का इस्तेमाल करके उसे मार देती है। इसके बाद एक दूसरा फेरल उसका पीछा करता है और वह टूटी हुई खिड़की का इस्तेमाल करके उसे इमारत से नीचे फेंक देती है। हालांकि वह खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन कैसिस उसे सही समय पर पकड़ लेते हैं। तब तक फेरल्स का झुंड इमारत तक पहुंच चुका होता है, लेकिन तब तक समूह वहां से जा चुका होता है। कुछ समय बाद एबिगेल को यह जगह जानी पहचानी लगती है और उसे याद आता है कि यहीं पास में एक नागरिक हवाई अड्डा है, जहां उसके पिता का एक छोटा विमान हुआ करता था। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पुरानी इमारत और एक हाल ही में मारे गए आदमी के साथ एक कार पाते हैं। कैसिस एबिगेल से इमारत में जाकर सामान खोजने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ज्यादा देर रुकने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। एबिगेल को सिर्फ कॉफी मिलती है और उसे एक कमरे में छिपे हुए परिवार का पता नहीं चलता। जैसे ही वह समूह वहाँ से निकलता है, फेरल्स का झुंड इमारत तक पहुँच जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालता है। जब वे हवाई अड्डे पहुँचते हैं तो वहाँ कोई विमान नहीं दिखता, लेकिन एबिगेल को अचानक अपने पिता का हैंगर मिल जाता है और सौभाग्य से अंदर एक विमान मौजूद होता है। एबिगेल को जमीन पर पड़ी एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह अपने पिता के साथ होती है। वह इसे दीवार पर टांग देती है। तभी फेरल्स का झुंड आ जाता है और पूरा समूह तेजी से विमान में चढ़ने की कोशिश करता है, भले ही वह अभी तैयार न हो। कैसिस गोलियां चलाकर झुंड को धीमा करने की कोशिश करते हैं, जबकि डेविड हाथ से प्रोपेलर घुमाकर विमान चालू करता है। एबिगेल को विमान उड़ाने की हल्की फुल्की
जानकारी होती है, लेकिन विमान धीरे धीरे चल रहा होता है और फेरल्स बहुत करीब आ जाते हैं। आखिरकार एबिगेल सही बटन दबा देती है और विमान तेजी से रफ्तार पकड़ता है। एक फेरल दरवाजे से लटक जाता है, लेकिन कैसिस उसे गोली मारकर गिरा देते हैं। फिर विमान उड़ान भरता है और समूह सफलतापूर्वक बच निकलता है। हालांकि वे कुछ ही देर तक उड़ते हैं, तभी विमान तकनीकी खराबी दिखाने लगता है और नीचे गिरने लगता है। सौभाग्य से विमान अपने पहियों पर लैंड करता है, जिससे सभी थोड़ी बहुत चोटों के साथ बच जाते हैं। पास में ही एक रेलवे स्टेशन होता है, इसलिए वे वहां जाकर सुनिश्चित करते हैं कि जगह सुरक्षित है और फिर वहां आराम करने का फैसला करते हैं। कैसिस नक्शा खोलते हैं और पता लगाते हैं कि कॉलोनी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे सुबह जल्दी निकलने का फैसला करते हैं। कैसिस अपने शहर के एक लड़के की कहानी भी बताते हैं जिसे काट लिया गया था, लेकिन क्योंकि जख्म धमनी पर नहीं था, इसलिए उसे पूरी तरह फेरल बनने में 2 दिन लग गए थे। इस बीच डेविड एकांत में जाता है और अपनी टखने की चोट की जांच करता है। सच्चाई सामने आती है, उसकी टखने की मोच दरअसल एक काटने का निशान है। डेविड समझ जाता है कि उसे खुद को मार लेना चाहिए, इसलिए वह बंदूक उठाता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। अगले दिन समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। तेज धूप के नीचे चलते हुए डेविड धीरे धीरे बीमार महसूस करने लगता है। कैसिस उसकी टांग पर खून देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जब महिलाएं आगे बढ़ जाती है, तब कैसिस डेविड को एक पेड़ से धक्का देकर पकड़ लेते हैं और उसकी टखने की जांच करते हैं। उनका संदेह सही साबित होता है कि डेविड को काट लिया गया है। शाम को समूह एक घर देखता है जिसकी लाइट्स जल रही होती है। जब वे करीब जाते हैं तो अंदर से एक आवाज पूछती है कि वे क्या चाहते हैं। कैसिस को यह बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन एबिगेल दरवाजे के पास जाकर बताती है कि उन्हें मदद की जरूरत है। वह वादा करती है कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बताती है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला भी है। नॉर्टन, जो इस घर का मालिक है, दरवाजा खोलता है, लेकिन बंदूक ताने रखता है। कैसिस इस घर की बिजली और गर्म पानी देखकर हैरान होते हैं। नॉर्टन बताते हैं कि वह एक इंजीनियर है, इसलिए उन्होंने कुछ उपकरण बनाए हैं जो उन्हें बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वह समूह के साथ ब्रेड और सब्जियां बांटते हैं और एबिगेल नहाने का मौका पाकर खुश हो जाती है। कैसिस अंततः अपना लैपटॉप कनेक्ट कर पाते हैं और पुरानी तस्वीरें देखते हैं। जब वह मेगन से मिलते हैं तो वह काफी चिंतित होती है। मेगन कैसिस से वादा लेती है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो वे उसके बच्चे की रक्षा करेंगे। बाद में नॉर्टन सबको शराब पिलाते हुए अपनी सोच साझा करते हैं। उन्होंने कॉलोनी के बारे में सुना है, लेकिन उसमें शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें अकेले रहना पसंद है। वह संक्रमण की तुलना प्रकृति चयन से करते हैं और दावा करते हैं कि केवल सबसे ताकतवर लोग ही बचे हैं। कैसिस टेबल पर एक अजीब चाकू देखते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ देखते हैं, नॉर्टन जल्दी से उसे हटा लेते हैं। इस बीच डेविड की हालत और भी बिगड़ जाती है। वह बाथरूम में जाकर अपनी फैलती हुई संक्रमण को देखता है। जब वह बाहर आता है तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। उनके सभी दोस्त बेवश जमीन पर गिरे होते हैं क्योंकि नॉर्टन ने उनकी शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया था। और सबसे डरावनी बात, नॉर्टन अब एक लैब कोट पहने हुए होते हैं और उसके हाथ में एक अजीब मशीन होती है। नॉर्टन को पता चल जाता है कि डेविड संक्रमित है और वह एक मशीन चालू करता है जिससे एक अजीब सी आवाज निकलती है, जिससे डेविड दर्द से करहाते हुए जमीन पर गिर जाता है। नॉर्टन समझाता है कि यह उपकरण एक कुत्ते की सीटी की तरह काम करता है, लेकिन यह केवल संक्रमित लोगों पर असर डालता है। इससे पहले कि डेविड पूरी तरह बेहोश हो जाए, हॉर्ड ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और उनकी तलाश जारी रखता है। कुछ समय बाद डेविड होश में आता है और पाता है कि पूरा समूह तय खाने में बंधा हुआ है। नॉर्टन वहां अपने प्रयोग के लिए नोट्स बना रहा होता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी संक्रमित पत्नी को एक पिंजरे में कैद कर रखा है। वह उसे बाहर निकालता है और अपने उपकरण की मदद से उसे समूह पर हमला करने के लिए मजबूर करता है। कैसिस और एबिगेल उसे पीछे धकेलने के लिए उसे लात मारते हैं, जिससे वह डेविड की तरफ बढ़ जाती है। डेविड किसी तरह अपनी रस्सियां तोड़कर खुद को छुड़ा लेता है। कुछ ही सेकंड में वह नॉर्टन की पत्नी को काबू में कर लेता है, लेकिन नॉर्टन अपनी मशीन का उपयोग करके उसे बाकी लोगों को बचाने से रोकता है। हालांकि डेविड अभी पूरी तरह से संक्रमित नहीं हुआ है, इसलिए वह दर्द सहते हुए बाकी लोगों की रस्सियां भी तोड़ देता है। कैसिस को एक बंदूक मिल जाती है और वह नॉर्टन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्टन वहां से भाग जाता है। समूह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन नॉर्टन कुल्हाड़ी से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। जाने से पहले वह डेविड को घूंसा मारता है क्योंकि वह उसे अभी मारना चाहता है, लेकिन महिलाओं के कहने पर वह रुक जाता है। नॉर्टन बाहर आकर समूह को भागते हुए देखता है, जबकि उसकी संक्रमित
पत्नी उस पर घुर्रा रही होती है। जब कार जंगल में पहुंचती है तो हॉर्ड उन्हें ढूंढ लेती है और उनका पीछा करने लगती है। समूह को दूरी पर रोशनी दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि वे कॉलोनी के पास पहुंच गए हैं। वे तेजी से गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है जिससे उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। हॉर्ड बहुत करीब आ रही होती है इसलिए वे उन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन डेविड की गोलियां खत्म हो जाती है। वह जानता है कि वह पूरी तरह संक्रमित हो जाएगा इसलिए वह बाकी लोगों को जाने के लिए कहता है और खुद को बलिदान देने का फैसला करता है। जाने से पहले कैशियस उसे अपनी आखिरी गोली देता है। जैसे ही बाकी लोग सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं, डेविड अपनी सिगरेट जलाता है और अकेले ही फेरल से लड़ना शुरू कर देता है। वह कई को मार गिराता है लेकिन अचानक बड़ा फेरल उसे पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी फेरल्स जीवित बचे लोगों का पीछा करते हैं इसलिए एबिगेल कैशियस की रक्षा करने के लिए उन पर गोली चलाने लगती है जो मेगन को उठाकर ले जा रहे होते हैं। एबिगेल मदद के लिए चिल्लाती है जिससे कॉलोनी के गार्ड्स का ध्यान उनकी ओर आ जाता है। गार्ड्स तुरंत सभी फेरल्स को गोली मार देते हैं। जब बाकी हॉर्ड रोशनी और मृत शरीर देखते हैं तो वे जंगल में वापस चले जाते हैं। अंततः बचे हुए लोग कॉलोनी में प्रवेश करने की अनुमति पा जाते हैं और मेगन को अस्पताल ले जाया जाता है जहां एक दाई उसकी देखभाल करती है। अगली सुबह कॉलोनी के नेता से मिलने के बाद कैशियस एबिगेल से कहता है कि उन्हें जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच नॉर्टन जंगल में पहुंच जाता है और सभी मृत शरीरों को फेरल्स में बदलते हुए देखता है। इससे उसे कॉलोनी की लोकेशन का पता चल जाता है। तभी हॉर्ड उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वह अपनी मशीन का उपयोग करके तुरंत उन्हें नियंत्रित कर लेता है और घोषणा करता है कि अब बदले का समय आ गया है। कॉलोनी में कैशियस होप की देखभाल कर रहा होता है और यह सोच रहा होता है कि अब आगे क्या किया जाए। एबिगेल स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है और शाम को एक छोटी सी पार्टी में शामिल हो जाती है। वहाँ शराब परोसी जाती है और दो गार्ड नशे में सो जाते हैं। नॉर्टन एक गार्ड को नाव पर देखता है और उससे मदद मांगता है लेकिन फिर वह उसे मार देता है। तभी एक फेरल पानी में कूदकर कॉलोनी में घुस जाता है और दूसरे गार्ड को भी मार डालता है। हर जगह सर्वाइवर मारे जाने लगते हैं। कुछ हथियारबंद लोग लड़ने के लिए निकलते हैं। एबिगेल एक फेरल से रॉड्री की जान बचाती है। जिनके पास हथियार है उन्हें ऊंचाई पर जाकर हमला करने के लिए कहती है और रॉड्री को बचे हुए लोगों को वाहन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देती है। इस बीच जिनके पास बंदूकें थी उनकी गोलियां खत्म होने लगती है। कॉलोनी लीडर भागने की कोशिश करता है लेकिन एक फेरल उसे तुरंत मार डालता है। एबिगेल दो छोटी बच्चियों को मारने वाले फेरल को गोली मार देती है जबकि कैशियस एक व्यक्ति को बचाने के लिए एक प्राणी को चाकू से मार देता है। अंततः एबिगेल और कैशियस फिर से मिल जाते हैं और मिलकर बंदूकों और हाथों से फेरल से लड़ने लगते हैं। जब उन्हें भागने का मौका मिलता है तो वे निकासी सुरंग की ओर भागते हैं। एक फेरल उस पर कूद जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। कैशियस किसी तरह उस प्राणी को चाकू से मार देता है लेकिन तभी नॉर्टन उस पर हमला कर देता है। वह दावा करता है कि वह एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है। कई झड़पों के बाद कैशियस हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और नॉर्टन को एक दीवार से जोर से धक्का दे देता है। फिर वह नॉर्टन के डिवाइस को बार बार तोड़ता है जब तक कि वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता। फेरल्स नॉर्टन पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इस बीच सभी बचे हुए लोग सुरंग पार करके बांध तक पहुंच जाते हैं। वह रॉड्री से विस्फोट करने के लिए कहते हैं लेकिन वह हिचकिचाता है क्योंकि एबिगेल अभी तक बाहर नहीं आई थी। कॉलोनी में एक बड़ा फेरल एबिगेल पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन कैशियस उसे ओवर से मार कर गिरा देता है। तभी एबिगेल की नजर उस प्राणी के हाथ में बंधे कंगन पर पड़ती है। वह महसूस करती है कि यह उसके अपने पिता हैं। इस सदमे में वह जमी रह जाती है लेकिन कैशियस उसे होश में लाने के लिए खींचकर सुरंग की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह दोनों सुरंग में घुसते हैं रॉड्री इंतजार करते करते थक जाता है और विस्फोट कर देता है। पूरी कॉलोनी आग में जलकर राख हो जाती है और हर एक फेरल वही मारा जाता है। इसके बाद फेरल कैशियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को बेरहमी से मारते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। फेरल कैशियस को काटने ही वाला होता है कि इस बार एबिगेल धैर्य से सही मौका देखती है और सटीक गोली मारकर उस प्राणी को मार देती है। एबिगेल कहती है कि वे बांध में एक नया घर बना सकते हैं। तब कैशियस खुलासा करता है कि उसने नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली थी जिसमें एक नया जनरेटर बनाने के निर्देश थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।